कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर कर लेता हूँ, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रेंट अ रूम रिलीफ। रेंट अ रूम रिलीफ क्या है कि लोग अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में फर्निश्ड रूम जो है ना वो लेट आउट कर देते हैं। एक रूम यानी कि एक एक रूम किराए पे देना, पूरी पूरी प्रॉपर्टी किराए पे देना है, पूरे बिजनेस है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा अब एक रूम किराए पे देता है, उसका बिजनेस है, तो अल्टीमेटली उसके लिए भी हम कैश बेसिस और अप्रूवल बेसिस इस्तेमाल करेंगे। और नॉर्मली हमारे पास जो कैलकुलेशन होगी वो ये होगी कि हमने रेंट कितना रिसीव किया ओवरऑल, और उसमें से जो भी अलाउबल एक्सपेंसेस होंगे वो अलाउबल एक्सपेंसेस हम इसमें से माइनस कर देंगे। ये हमारा जो भी प्रॉफिट होगा वो रेंटर रूम से प्रॉफिट आएगा अल्टीमेटली। अब इसके अंदर एक बात जहन में रखनी है कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करने का तरीका है उसके दो मेथड्स हैं। एक तो आपका नॉर्मल मेथड है और एक मेथड कहलाता है रेंट अ रूम रिलीफ। नॉर्मल मेथड और रेंट अ रूम रिलीफ। नॉर्मल मेथड क्या है कि आप अपना रेंट पकड़ें और उस रेंट में से आपके जो अपने अलाउबल एक्सपेंसेस हैं वो अलाउबल एक्सपेंसेस डिडक्ट करके दिखा दें। सिंपल इज दैट। और जो भी प्रॉपर्टी इनकम आए वो कंसीडर कर लें। लेकिन अगर हम रेंट अ रूम रिलीफ मांगेंगे तो उसमें तरीका ये है कि आप रेंट रिसीव तो एज इट इज लेंगे जो भी है, और अपने एक्सपेंसेस को हटा देंगे, और उसकी जगह टैक्स अथॉरिटी आपको रिलीफ जो दे रही है वो एक्सपेंडिचर का रिप्लेसमेंट है, और उसकी वैल्यू फिक्स्ड है 7,500। और ये 7,500 हटाकर आप प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट कर लें। अब मेरे पास एक चॉइस है। चॉइस क्या है? या तो मैं नॉर्मल मेथड से कैलकुलेशन कर लूं या मैं रिलीफ वाले मेथड से कैलकुलेशन कर लूं। तो मैं चॉइस को कैसे असेस करूंगा कि कब मुझे एक्सपेंडिचर नॉर्मल तरीके से आंसर निकालना है, कब मुझे जो आंसर है वो रिलीफ वाले मेथड से निकालना है? तो इसका तरीका ये है कि आप ये चेक करेंगे कि आपका जो एक्सपेंस है उसका अमाउंट कितना है। लोअर ऑप्शन। अगर नहीं, अगर आपका अपना एक्सपेंस 7,500 से ज्यादा है तो आप नॉर्मल मेथड कैलकुलेट करें। नॉर्मल मेथड से लें, उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपका एक्सपेंस लेस देन 7,500 है तो आप रेंट अ रूम रिलीफ पे आ जाए। अब देखिए मसलन फॉर एग्जांपल हमने एक रूम्स किराए पे दिए हुए और रेंट रिसीव हुआ हमारा फॉर एग्जांपल 10,000, और हमारा जो अलाउबल एक्सपेंस है वो है 6,000। बताएं कौन से मेथड से हमें ज़्यादा फायदा है? तो हम नॉर्मल मेथड से निकालेंगे तो नॉर्मल मेथड से आंसर आ रहा है 6,000, और एक्सपेंस माइनस कर दिया, सॉरी 10,000, और एक्सपेंस माइनस कर दिया 6,000। कितना आंसर आया? 4,000 का प्रॉफिट। और अगर रिलीफ से आंसर निकालते हैं तो क्या होगा? 10,000 तो एज इट इज रहेगा, और अब हम अपने 6,000 को इग्नोर कर देंगे और रिलीफ ले लेंगे। तो प्रॉफिट कितना हुआ? हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है? कम प्रॉफिट। तो हम यहां पर आ जाएंगे। इसी तरह अगर एक्सपेंस 8,000 का होता तो फिर मुझे फायदा होता, मैं नॉर्मल मेथड से कैलकुलेशन करूंगा। तो मुझे डिसाइड करना है ये देखकर कि मेरा एक्सपेंस 7,500 से कम है या 7,500 से ज्यादा है। और इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपका रेंट 7,500 और
7,500 और उससे कम हो, देन इट इज टैक्स एग्जेम्प्टेड। क्योंकि मैं रिलीफ मांगूंगा तो अल्टीमेटली वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब भी रेंट रूम आएगा तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या लेना है और किस तरीके से। तो अब इसमें प्रीमियम हमने कर लिया, रेंट रूम कर लिया, और नॉर्मल प्रॉपर्टी इनकम में अलाउबल एक्सपेंसेस वगैरह की हमने डिटेल डिस्कस कर ली। अब मैं वो जो सवाल था टोनी वाला, वो सवाल रेफर करता हूँ यहाँ पर, और उसको हम ट्राई करते हैं। उसके अंदर ये 2-3 कॉन्सेप्ट हमारे कवर हो जाएंगे। इसको जी, व्हाट हैपेंड? सर इन्होंने इसको एग्जेम्प्ट इसलिए किया है, इन्होंने एग्जेम्प्ट इसलिए किया ताकि हम इनसे कहीं लॉस रिलीफ ना मांगे। यस, लेकिन इसमें ये नहीं है कि वो लॉस रिलीफ देंगे नहीं, ये बात ध्यान में रखें। अगर हमें लॉस रिलीफ लेना है तो हम ले सकते हैं। हम कहेंगे हम तो कहेंगे हम नॉर्मल मेथड से इनकम आ रही है हमारी 6,000 और एक्सपेंसेस ज्यादा है, लाओ लॉस रिलीफ दो, तो वो मना नहीं है। सही है, ये बात ध्यान में रखें। अब ये एग्जांपल देखें, ये टोनी का जो क्वेश्चन नंबर मैंने रेफर किया था, इसमें प्रॉपर्टी इनकम दी हुई है और हमें इसकी प्रॉपर्टी इनकम निकालनी। टोनी के पास एक फ्री होल्ड हाउस है जो उसने लेट आउट किया हुआ है, और ये फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग नहीं है। रेंट रिसीव हुआ ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 10,080। टोनी ने प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया हुआ है। मॉर्टगेज का मतलब होता है लोन लिया हुआ है, और मॉर्टगेज का इंटरेस्ट है 4,200। तो ये फाइनेंस कॉस्ट वाला रूल लगेगा, 25% वाला। टोनी ने एक नया डिश वॉशर खरीदा 640 का, जो कि एक रिप्लेसमेंट थी पुरानी वॉशिंग मशीन की, जो कि स्क्रैप्ड हो गई है नील प्रोसीड के ऊपर। सिमिलर वॉशिंग मशीन अगर खरीदने जाते तो 380 की मिलती। तो ये रिप्लेसमेंट आइटम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। टोनी ने एक न्यू डिश वॉशर परचेज किया, उसकी कॉस्ट है 560। प्रॉपर्टी के अंदर पहले डिश वॉशर नहीं था। The other expenditure on property 1110, and this is all paid and allowable. During the tax year, Tony rented out one furnished room of her main residence. Rent received, allowable expense. ठीक है? Tony always uses the most favorable basis as regard the tax treatment of furnished room. Calculate property income. तो इसमें प्रीमियम नहीं है, बाकी सारी चीजें हमारी कवर हो रही हैं, तो हम 1 बाय 1 इसको कवर कर लेते हैं। इसके अंदर हमारा आ गया रेंट रिसीव्ड। तो रेंट रिसीव्ड हमारा आ गया 10080। रेंट रूम को हम अलग से कंसीडर करके ऐड करेंगे, आखिर में ऐड करेंगे। उसके बाद इसने फाइनेंस कॉस्ट ली। तो फाइनेंस कॉस्ट कितनी है? 4,200, लेकिन अलाउबल एक्सपेंस कितना है? सिर्फ 25%। ये डिडक्ट कर दें। 1050। वॉशिंग मशीन 380, 640 नहीं, 380। डिश वॉशर 0, क्योंकि नया है। अदर एक्सपेंडिचर, आंसर निकालें।
क्या आंसर बन रहा है? पहले 8300 फिर प्लस 1380 9680। 9680 किसका है? बिफोर रेंटर रूम? बिफोर तो 8300 था, फिर उसमें 1380 ऐड किया तो 9680। दिस इज द आंसर। इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से देख ले। मैं एक सिमिलर एग्जाम्पल आपकी रिवीजन किट के इसके अंदर और इंसर्ट करता हूँ।